हम्म हम्म, तूने अब तो पहले ही कर देनी थी। कर दो लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 3 है ना। MS एक्सेल का पार्ट 3 हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज डेट है आपकी 26 सितंबर। ठीक है जी, चलिए। तो एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि कल की क्लास तक हमने जो भी सब चीज़ें जानी समझी वो आपको समझ में आई या नहीं आई, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। और आज हम यहाँ पर कुछ और नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या नया पढ़ने वाले हैं तो समझेंगे। पहले देखो, पहले मुझे बता दो, जो भी बातें हमने कल की क्लास तक डिस्कस की थी क्या वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। बिल्कुल, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। बिल्कुल ठीक है, चले तो आगे बढ़ते हैं और अब हम आज की क्लास में जानेंगे। देखिए होता क्या है कि जब एक से अधिक सेल को एक बार में कॉपी करना हो तो उसके लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए माउस के साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग करते हैं तो जो चीज एक जगह लिखी है वही और भी जगह हो जाएगी। क्या मतलब, मान लो एक सेल में एक लिखा है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की जितनी भी रेंज है इन सब में भी क्या है, एक ही एक आ जाए। तो यहां पर एक ऐसी छोटी सी बिंदी आती है, कंट्रोल बटन दबाकर अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा यहां तक तो फिर सारी सेलों में एक 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 भर जाएगा। ये बात है, ठीक है। तो व्हेन मोर देन वन सेल इज टू बी कॉपीड एट वंस देन व्हाइल होल्डिंग द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड ड्रैग द सेल बॉर्डर विद द माउस। इसके बाद देखो, जो चीज मैं अब आपको कराने वाला हूं यहां से क्वेश्चन अभी तक एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में नहीं पूछा है ना, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि आगे पूछ सकता है। तो समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो, ड्रैग एंड डाउन क्या होता है, ड्रैग एंड डाउन क्या होता है। एक्सेल विकल्प में ड्रैग एंड ड्रॉप भी हम इसे कहते हैं, जिसे फिल हैंडल के रूप में भी जाना जाता है। प्लस आइकन है जो माउस या कर्सर को चयनित सेल के दाईं ओर नीचे ले जाने पर दिखाई देता है। इस प्लस आइकन का उपयोग करके हम सक्रिय सेल फॉर्मेटिंग, श्रृंखला या किसी भी पैटर्न को बाएं दाएं या ऊपर नीचे खींच सकते हैं। बात समझ में नहीं आई लेकिन अब आएगी, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। देखो, जैसे मैंने यहां पर आपका MS एक्सेल ओपन किया, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब आप यहां पर देखेंगे, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा A, ठीक है, और मैंने यहां पर कुछ कलर वगैरह भी दे दिया इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो जब अब मेरे पास अभी माउस नहीं है, नहीं तो मैं जब यहां पर राइट बॉटम में आप जैसे ही अपने कर्सर को ले जाओगे तो आपको एक बिंदी टाइप की दिखाई देती है, ऐसी चौकोर, ऐसी, और उस पर क्लिक करके आप जितना नीचे ले जाओगे सेम टू सेम यही पैटर्न उन सब में भी फॉलो होता चला जाता है। ये मतलब होता है हमारा यहाँ पर फिल हैंडल का, या फिर जिसे हम कहते हैं ड्रैग एंड डाउन, ठीक है। चलो, क्लियर है। जो भी फॉर्मेटिंग आपकी ऊपर वाली सेल में होगी वो नीचे आ जाएगी। जैसे उदाहरण अगर मैं बताऊं तो जैसे मैंने एक सेल में लिखा श्री कृष्णा, क्या लिखा, मैंने एक सेल में लिखा श्री कृष्णा, और मैंने यहाँ पर ऐसे एक चौकोर चक्कर के क्या आ रही थी, यहाँ पर एक ऐसे चौकोर सा आपका बॉक्स आएगा राइट साइड में, और इस पर क्लिक करके जब आप इसे नीचे की तरफ खींचोगे तो उसकी नीचे की सेल में वही डेट वही आ जाएगा, सेम टू सेम। राइट करोगे तो उन सेलों में वही चीज फिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, चलिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो, सेल रेंज को सिलेक्ट करके हम अगर कंट्रोल D बटन दबाएंगे
हमने एक पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट किया और हमने कंट्रोल डी बटन दबा दिया, तो पहली सेल में जो सिलेक्ट है वो फॉर्मेट्स डेटा सभी सेलों में कॉपी हो जाएगा। यानी कि मान लो मैंने इतनी सेल कॉपी सिलेक्ट की और ये मेरी पूरी रेंज है एक, और मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कोई फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर मैं कंट्रोल डी बटन दबा दूंगा तो ये फॉर्मेट बाकी सब में भी आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, चलेंगे। इसके बाद क्या है जी, एग्जाम्पल समझो, उदाहरण। उदाहरण आप समझें यहाँ पर। चलिए उदाहरण में अभी कीबोर्ड माउस के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब हम आ जाते हैं ऑटोफिल पर। किस पर? अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ऑटोफिल क्या चीज होती है, ध्यान से देखिएगा। इसका प्रयोग हम एक्सेल में ही ज्यादा करते हैं। एक सेल में जानकारी दर्ज करने के बाद समान डेटा को ऑटोफिल करने के लिए एक्टिव सेल के नीचे दाएं कोने पर, यहाँ पर कोने में छोटा सा वर्ग को खींचकर ड्रैग हम यहाँ पर कर सकते हैं। नोट क्या लिखा है, यदि एक ही नंबर को ऑटोफिल करने के लिए कम से कम एक सेल में डेटा फिल करना होगा, यदि बढ़ती हुई गिनती को ऑटोफिल करना है तो 2 सेल में डेटा फिल करना होगा। क्या मतलब है, देखो होता क्या है कि जैसे ये एक्सेल है, समझना बात को, ये कुछ रो हो गई ऐसे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि मान लो यहां पर 1 लिखा है, क्या लिखा है 1। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करके और यहां पर ऐसे करके जिस एरो से खींच दूंगा तो इन सब में 1 1 लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? इन सब में 1 1 1 1 1 1 1 1 लिख जाएगा। ठीक है, चलो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर काउंटिंग आए तो मुझे कम से कम 2 सेलों में भरना होगा। इन 2 को मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं इससे खींचूंगा नीचे, तो आप देखोगे कि अपने आप ही यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6 और कितने भी नीचे तक आप नंबर को खींच सकते हो, कितने भी नीचे तक आप नंबर को खींच सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर आप ओनली एक नंबर लिख रहे हो और इसे नीचे खींचोगे तो सब में एक ही एक आएगा। लेकिन अगर आप कोई पैटर्न फॉलो कराना चाहते हो, उसे कैसे पता लगेगा आप कोई पैटर्न फॉलो कराना चाह रहे हो? तो जब आप कोई पैटर्न फॉलो कराना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 एग्जांपल देने होंगे, 1 और 2, और फिर आप नीचे खींच दो। अगर आपने लिख दिया 10 और 11 और फिर अगर आप इसे सिलेक्ट करके नीचे खींचोगे तो फिर यहाँ पर 12, 13, 14 आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 100, 101, तो फिर इसके नीचे का जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा? 102, 103 ऐसे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपका, है ना, तो इस तरह से ये चीजें काम करती। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर दिया भी है कि यदि A1 सेल में एक टाइप किया हो और उसे ड्रैग किया जाए तो हमने ड्रैग किया उन सभी में एक ऑटोफिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक लिखा था और यहां से मैंने सिलेक्ट करके से नीचे खींच दिया तो सब में एक 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 आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद लेकिन एग्जाम्पल 2 समझो कि यदि A1 सेल में एक टाइप किया और A2 सेल में 2 टाइप किया और फिर उसे ड्रैग किया, तो जिस सेल से तक हमने ड्रैग किया है उस सभी में अपने आप 2 से आगे की गिनती आ जाएंगी। कैसे? देखो मैंने जैसे यहां पर 1 लिखा, यहां पर 2 लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहां से मैंने इसे जैसे ही ड्रैग किया तो आप देखेंगे इसके आगे की गिनती यहां पर आ चुकी है 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 15 16 लिखा, यहां पर राइट बॉटम में आपको मिलेगा, फिर आप देखोगे 17 18 19। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहां पर, इसे हम फिल भी कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन भी कहते हैं। लेकिन और आगे समझो, जनवरी फरवरी या संडे मंडे को ऑटोफिल करने के लिए केवल एक सेल में लिखना होता है, उसके बाद नीचे की ओर ड्रैग करने पर आगे का माह या आगे का दिन अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर देखो समझना, अगर नंबर लिख रहे हैं तो हमें एक लिखा है तो वही आएगा, लेकिन 2 नंबर का पैटर्न कम से कम देना होगा। लेकिन अगर आप संडे मंडे का यूज करते हैं या आप जनवरी फरवरी देते हैं तो आप सिर्फ जनवरी लिख दो, नीचे ड्रैग करोगे तो अपने आप फरवरी, अपने आप मार्च, अपने आप मई, जून, जुलाई सब आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप संडे लिख रहे हैं तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखेंगे क्या कह रहा है। सेल A1 में जनवरी लिखकर की ओर ड्रैग करने पर आगे की सेल में फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि फिल होते चले जाएंगे। ये मतलब किसका है? जैसे उदाहरण की तरह आप समझो कि ये है आपका जनवरी,
आपने इसे खींच के नीचे ड्रैग किया तो देखो फरवरी मार्च अप्रैल मई अपने आप आ गया। ये था संडे, संडे से नीचे आपने ड्रैग किया तो अपने आप आ गया क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। यानी कि यहां पर दो ऑप्शन हमें, दो सेल फिल नहीं करनी, ये अपने आप होगा। चलो इसके बाद जब एक से अधिक सेल में किसी सेल को एक बार में कॉपी करना हो तो उसके लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की को होल्ड करके माउस के साथ सेल बॉर्डर को ड्रैग कर देते हैं। यानी कि आप कंट्रोल बटन दबा दो और यहां पर जो आएगा इसे सिलेक्ट करके पूरे यहां तक ड्रैग कर दो तो सब में SSSS लिख जाएगा। ठीक है चलो। अच्छा अब अगर मैं यहां से आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं यहां से आपसे एक सवाल पूछूं, ये चित्र आपको दिया गया है, मान लो देखना क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर होता तो कैसे बनाता क्वेश्चन। दिए गए चित्र का अध्ययन कर ये बताएं कि यदि सेल A1 के राइट बॉटम से सेल को नीचे की तरफ ड्रैग किया जाए, नीचे की तरफ खींचा जाए, नीचे की तरफ यदि खींचा जाए तो बताएं सेल A5 में क्या आएगा, A5 में क्या आएगा। बताइए, तो बताएंगे सेल A5 में क्या आएगा। सवाल मेरा आपको समझ में आया, सवाल मेरा समझ में आया, आपको क्या कहना चाह रहा है। यदि आपको चित्र दे दिया तो सेल A1 में देखो क्या लिखा है, जनवरी लिखा है। अब यहां से अगर आप इसे नीचे ड्रैग करोगे तो A5 में क्या आएगा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे सोच समझकर क्या आएगा सेल A5 में। एक आंसर आया अभी तक मोहित का, बहुत बढ़िया, मोनिया का भी आंसर आया है। चलो वेरी गुड, अभिषेक का भी आंसर आया है, काफी दोस्तों का आंसर आना शुरू हुआ है कि हमने कहा यदि जनवरी को हमने यहां से सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग किया तो यहां अपने आप फरवरी आ जाएगा, हम जानते हैं, यहां मार्च आ जाएगा, यहां अप्रैल आ जाएगा और A5 में मई आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, A5 में क्या आएगा, तो मई आएगा। A5 में क्या आ जाएगा, मई आएगा। ठीक है चलिए, इसके बाद अगर मैं ऐसा ही सवाल पूछ लूं कि सेल B1 में, यदि सेल B1 में कुछ लिखा हुआ है, यदि मैं उसे नीचे ड्रैग करके ले जाऊं तो बताओ सेल A4 में क्या आएगा, तो बताओ सेल B4 में क्या आएगा। अगर मैं सेल B1 को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करूं तो B4 में क्या आएगा बताओ, तो सेल B4 में क्या आएगा बताएंगे जल्दी से। बताइए, अब हम अगले वाले की बात कर रहे हैं, B4 में क्या आएगा। हाँ दिसंबर के बाद जनवरी रिपीट हो जाएगा, बिल्कुल है ना, दिसंबर के बाद क्या है, जनवरी रिपीट होने लगेगा, बिल्कुल। तो B4 में वेडनेसडे आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं पीछे वापस चलूं, यहां पर चलूं और मैं आपसे कहूं यहां पर, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि सेल A1 में, सेल A1 को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करते हैं, सेल A1 को सिलेक्ट करके ड्रैग करने पर सेल A3 में क्या आएगा बताओ, सेल A3 में क्या आएगा, अब बताएं मुझे। यदि मैंने ये चित्र हमें दिया गया है, इसमें सेल A1 को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग किया तो सेल A3 में क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे, भैया एक ही आएगा, है ना। कैसे आएगा एक ही, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ एक इसे ही सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहां भी एक, यहां भी एक। लेकिन अगर मैं इसे कुछ ऐसे कर दूं, कुछ ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल A2 और B2 को, सॉरी A1 और A2 को सिलेक्ट करके यहां पर मैंने ड्रैग किया नीचे,
तो बताओ A5 में क्या आएगा, तो बताओ A5 में क्या आएगा। अब हम क्या कह देंगे, हाँ ऐसा इमेज देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा इमेज देकर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको पहले से ही तैयार करके चल रहा हूं। बता दो अब क्या आएगा, 5वें वाले में क्या आएगा। अब हाँ फोटो बनकर आएगा, बिल्कुल पेपर में ऐसे चित्र बनकर आएगा, ठीक है। अब बता दो अब क्या आंसर होगा इसका, तो हम सभी कहेंगे भैया इसका आंसर अब 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सभी बातें समझ में आई होंगी। इस तरह से अगर कोई भी चीज आएगी तो आप कर लेंगे, यस और नो इसी बंद बताएंगे। अगर ऐसी चीज आएगी तो आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्कबुक की। वर्कबुक क्या होता है, तो जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट है वैसे ही एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट या स्प्रेडशीट, यानी कि जैसे जो डॉक्यूमेंट होता है वो पेजों का समूह होता है, उसके अंदर कई सारे पेज हो सकते हैं, वैसे ही जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट्स का क्या होती है, समूह होती है, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, ठीक है। यानी कि ये पूरी ये जो फाइल है ये वर्कबुक है और इसके अंदर कितनी वर्कशीट हैं, ये इस तरह से। तो वर्कबुक क्या है, वर्कबुक एक एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर वर्कशीट होती हैं जिनमें हम काम करते हैं, ठीक है। चलो अब वर्कशीट को समझो और स्प्रेडशीट को समझो क्या है। देखो, एक वर्कशीट कॉलम और पंक्तियों के ग्रिड से मिलकर बनती है। किससे, एक वर्कशीट जो होती है वो कॉलम और पंक्ति से मिलकर बनती है जिसमें आप अपने डेटा को एंटर करते हैं। प्रत्येक वर्कशीट में बहुत अधिक संख्या में सेल मौजूद होती हैं, यानी कि प्रत्येक वर्कशीट में बहुत सारी क्या होंगी, बहुत सारी सेल होती हैं, और वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी हम कह देते हैं। वर्कशीट स्प्रेडशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाएगी, आपकी वर्कबुक कहलाती है। चलिए यहां तक भी की भी बात एकदम सही है, कोई समस्या नहीं है। अब हम थोड़ी सी बात वर्कशीट के बारे में जानते हैं। देखो, MS एक्सेल के पुराने वर्जन जैसे कि 2003, 2007, 2010, 2013, 2013 तक एक्सेल की प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट जो वर्कशीट होती थी वो 3 होती थी। कितनी, यानी कि अगर इन पुराने वाले, यानी कि यदि आप पुराने वाले वर्कशीट को डाउनलोड, पुराने वाले एक्सेल को चलाओगे तो वहां पर जैसे ही आप MS एक्सेल को ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, 2016 से चेंज हुआ, 16, 19, 21 या 365 या वर्तमान पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, MS एक्सेल के नए वर्जन जैसे कि इनमें एक्सेल की प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 1 वर्कशीट मौजूद होती है। कितनी, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, फिर आप जितनी चाहो अपनी सुविधा के अनुसार उसमें बढ़ा सकते हो, अपने आप आपको 1 मिलेगी, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं कैसे, तो देखो ये है आपके MS एक्सेल के पुराने वर्जन, ये है हमारे MS एक्सेल का कुछ पुराना वर्जन। तो जैसे ही हमने MS एक्सेल को ओपन करा, 2003 हो, 7 हो, 10 हो, 13 हो, तब तक क्या होता था कि ऐसे सीट 1, सीट 2 और सीट 3 ऐसे हमें वर्कशीट मिलती थी, ठीक है। चलिए बताएंगे एक बार, तो ये क्या है हमारी यहां पर, ये हमारे यहां पर सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, लेकिन अब ये नया वर्जन है। अब ये नए वर्जन है, जब आप इसे ओपन करोगे, है ना, अब जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट सीट 1 एक ही सीट दिखाई देगी, और सीट चाहिए तो इस प्लस पर क्लिक कर दो, या फिर इंसर्ट सीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11, इसे आप दबा दो तो इससे आपकी वर्कशीट क्या है, इससे आपकी जो वर्कशीट है वो एक और नई ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये अंतर समझना है। अच्छा, अब बात आती है MS एक्सेल में कम से कम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं, तो कम से कम 1 वर्कशीट तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 वर्कशीट होनी चाहिए। अच्छा, MS एक्सेल में वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वर्कशीट कितनी हो सकती हैं, तो इसकी कोई भी सीमा नहीं होती, नो लिमिटेशन, है ना। आपके कंप्यूटर की जितनी मेमोरी है, जितनी बड़ी आप करना चाहो उतनी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वर्कशीट इन MS एक्सेल 2010, 3, 7, 10, 13 तो आप कहेंगे 3, और 2016, 19, 21, 365 तो हम कहेंगे 1।
यानी कि जो हमारी एक्सेल की प्रेजेंट की वर्कशीट है उनमें कितनी आती हैं, उनमें एक वर्कशीट बाय डिफॉल्ट होती है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? बताओ, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? वर्कबुक क्या होता है? वर्कशीट का संग्रह होता है। वर्कशीट क्या होती है? टेबल, वो आपकी रो और कॉलम से मिलकर के बनती है। बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? 3 होती थी पहले, अब होती है 1। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 1। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो आपकी मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती। ठीक है, बात क्लियर है? चलो बताएंगे एक बार जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, ज्यादा स्लो चलोगे तो रह जाओगे, है ना। जिस तरह से एग्जाम आपको देना है ऐसे ही रनिंग भी आपको करनी है। अगर आप कहोगे कि धीमे धीमे दौड़ो, अगर आप कहीं ट्रेनिंग करने जाते हो रनिंग की, समझना, अगर आप रनिंग की ट्रेनिंग करने जाते हो तो वहां पर वो आपको तेज दौड़ना ही सिखाएंगे। आप सोचो कि वो धीमे सिखाएं, नहीं, उससे फेल हो जाओगे फिर आप। ठीक है, तो हमें सब चीजें मेंटेन करके चलनी होती है, बहुत स्लो नहीं चल सकती। क्लियर है? चले आगे बढ़ जाएं, यहां तक की बात क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़े। अब एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट का नाम होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है? तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 ऐसे नाम होते हैं। लेकिन अगर हम चाहें लेकिन अगर हम चाहें तो इन नाम को बदल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है जी, हम इन नाम को अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन वो नाम कितने अक्षरों तक का हो सकता है अधिक से अधिक? तो ये बात याद रखने योग्य है कि जो वर्कशीट का नाम है वो अधिक से अधिक 31 कैरेक्टर का हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। कम हो सकता है, कम को आप सिर्फ एक अक्षर लिख दो, उसमें एक लिख दो बस, वो भी हो जाएगा। लेकिन अधिक से अधिक 31 का ही होगा। 31 ऐसे नहीं, 31 गिनती तक नहीं। जैसे देखो समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अंक हैं ये? आप कहोगे 10 नहीं, ये 11 हैं, क्योंकि देखो 9 तो ये हो गए, 10वां ये, 11वां ये, तो ऐसे काउंट करता है। ठीक है, तो 31 कैरेक्टर ही हमारे क्या है, इसमें हम नाम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। ठीक है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट नाम होता क्या है? तो ये होते हैं जी सीट 1, सीट 2, सीट 3 आदि। सीट 1, सीट 2, सीट 3 आदि, ये वाले नाम आपके होते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट का नाम व कलर व स्थान बदला जा सकता है। या अन्य कि अगर आपसे स्टेटमेंट पूछेगा, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और उसमें कह देगा कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट का नाम बदला नहीं जा सकता, तो बताओ गलत है सही है? आप कहोगे गलत है, क्योंकि एमएस एक्सेल की वर्कशीट का नाम भी बदला जा सकता है, उसका कलर भी बदला जा सकता है, और उसका स्थान भी बदला जा सकता है। यानी कि उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। कैसे? तो देखो ऐसे, देखिए अभी यहां पर कितनी वर्कशीट है, कितनी वर्कशीट आपको दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे एक ही वर्कशीट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, एक वर्कशीट है हमारी, सीट 1 नाम है, मैंने दूसरी ऐड कर ली। अब इसका क्या नाम है? देखो मैंने एक और वर्कशीट यहां पर ऐड कर ली। अब क्या है जी, सीट 1 और सीट 2 है। ठीक है, दिखाई दे रही है आप सभी को? यस और नो? नीचे की तरफ देखो यहाँ पे, सीट 1 और सीट 2। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इसके नाम को बदल सकता हूं। मैं यहां पर सीट 1 के स्थान पर बीएसएफ कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले का नाम बदलूं अगर मैं, तो एचसीएम। देखो, अब आप देखना यहां पर कि इन वर्कशीट का नाम जो सीट 1 सीट 2 था वो बदल कर क्या हो चुका है, बीएसएफ हो चुका है। दिखाई दे रहा है नीचे? अब दिखाई दिया बीएसएफ। ठीक है, चलिए, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग क्या है बदल सकते हैं, इसमें कोई कलर वगैरह भी दे सकते हैं, और ये सारे फंक्शन यहाँ से आपके खुलते हैं, है ना। ये सारे फंक्शन जो हैं वो यहाँ से खुलते हैं। देखो बीएसएफ वाली जो है ये रेड कलर की हो गई सीट। चलिए, तो ये सारे काम आप इसमें कर सकते हो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूं तो वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F11 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चले, एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए हम क्या करते हैं,
कंट्रोल पेज डाउन बटन का प्रयोग करते हैं, और एक वर्कशीट से बाईं ओर की वर्कशीट पर आने के लिए कंट्रोल पेज अप का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, ये शॉर्टकट कीज दोनों ही आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, तो इन्हें इंपॉर्टेंट टिक करना, क्योंकि ये वे शॉर्टकट की हैं जिन्हें हर बच्चा याद नहीं रखता। क्या मतलब है जी? जैसे यहाँ पर देखो सीट 1 है, जैसे एक तो ये सीट है, यहाँ पे ये लिखा है, और एक सीट ये है, कुछ इस तरह से। अब अगर मुझे सीट 2 से सीट 1 पर जाना है, अगर मुझे सीट 2 से सीट 1 पर जाना है, तो मैं माउस से क्लिक करता हूं इन पर इन पर इन पर इन पर आपस में। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो स्विच है ये मेरी शॉर्टकट की से ही हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये एक्सेल है, यहाँ पर सीट 1 सीट 2 सीट 3, ये सीट 1 है, ये सीट 2 है, ये सीट 3 है, ठीक है। सीट 1 सीट 2 और सीट 3, तो जो ये सीट 1 है हमारा, इससे हम यहां से क्या कर सकते हैं, अगर राइट साइड में जाना है तो हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन दबाएंगे, और आगे जाना है तो फिर से यही दबाएंगे। लेकिन अगर हमें यहां से 3 से 2 पर जाना है तो हम कंट्रोल पेज अप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे। ऐसे ही अगर यहाँ से फिर यहाँ जाना है तो हम कंट्रोल प्लस पेज अप बटन को प्रेस करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो एक बार कंफर्म कर दो मुझे, और आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। अब जब आप, अगर आपसे पूछे कि आप नाम कैसे बदल सकते हो अपनी वर्कशीट का, आप अपनी वर्कशीट का नाम बदल कैसे सकते हैं, तो दो कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप इस पर जल्दी जल्दी डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक ऑन सीट टैब, डबल क्लिक ऑन शीट टैब, या तो आप डबल क्लिक कर दो, तुरंत ही एडिटेबल फॉर्म में हो जाएगा और आप इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है लॉन्ग प्रेस, दूसरा तरीका क्या होता है कि लॉन्ग प्रेस क्लिक ऑन सीट टैब, यानी कि किसी सीट टैब पर आप थोड़ी देर तक क्लिक करे, लंबी देर थोड़ी देर तक बनाए रखो, क्लिक करे रखो। तो जैसे ही आप क्लिक को बनाए रखोगे तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन खुलकर आएगा। अब इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं वो वहां नहीं दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए यहां देख लो। इंसर्ट, यानी कि अगर आपको एक नई इंसर्ट करनी है वर्कशीट तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डिलीट, कोई वर्कशीट अगर आपको डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकते हैं, रीनेम करनी है तो रीनेम कर सकते हैं। मूव और कॉपी, अगर आप चाहते हो सीट 5 की जैसी डिट्टो ऐसी ही एक और आ जाए तो आप कॉपी करेंगे, तो आप कॉपी करेंगे। और अगर मूव 5 वाली उठकर यहां चली जाए तो लॉन्ग प्रेस करके यहां से यहां उठा के रख सकते हैं हम, या फिर यहां से कर देंगे। प्रोटेक्ट सीट से आप पासवर्ड लगा सकते हैं, टैब कलर से कलर दे सकते हैं, हाइड अनहाइड सीट से आपको यहाँ पर हाइड सीट दिखाई ही नहीं देगी, है ना, आपको यहाँ पर सीट दिखाई ही नहीं देगी। और सिलेक्ट ऑल सीट, तो सारी सीट एक बार में ही आपकी क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। बात आती है कि अगर मैं सीट 1 को उठाकर यहाँ रखना चाहता हूं तो क्या करूंगा, तो इसके लिए हम वर्कशीट को वर्कशीट टैब से जिस वर्कशीट को मूव करना है पर लॉन्ग क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी देर तक, लंबी देर तक क्लिक करो और फिर इसे उठा के यहाँ रख दो तो ये यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगी। ये होता है हमारा, ठीक है। तो फॉर दिस वी कैन ड्रैग द वर्कशीट फ्रॉम द वर्कशीट टैब बाय लॉन्ग क्लिकिंग ऑन द वर्कशीट टू बी मूव्ड। क्लियर है बात? चलिए सर, मुझे कंप्यूटर बहुत कम समझ में आता है तो मैं क्या करूं? आपको पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, पहले ही क्लास से पढ़ना है। अगर आप बीच में से किसी भी क्लास से किसी भी सब्जेक्ट को देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पहली ही क्लास से अभी तक के जितने भी बच्चों ने क्लासेस देखी हैं, मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को वो सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। बीच में से मत देखिए, शुरू से एंड तक देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलो, क्लियर है यहाँ तक बात? बताएंगे एक बार, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो अभी तक हमने जो पढ़ा वहां से भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर एक क्लास अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास अपने आप में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि जो भी बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं वो सभी आपको समझ में आई या नहीं आई, बताएं।
वेरी गुड, बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, कोई बात नहीं। देखो जो बच्चे कह रहे हैं ना कि अब थोड़ा टफ लग रहा है एक्सेल में आकर के, जैसे ही आपके सामने सवाल आएंगे ना, उड़ाओगे आप इन्हें, यकीन करो आप उड़ाओगे इन सवालों को। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दें बात समझ में आ गई। चलिए चलिए, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कल की क्लास में समझेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। क्या चीज़ें हैं जी? जो एम एस वर्ड होता है, जैसे एम एस वर्ड था हमारा, है ना, तो एम एस वर्ड में आपने देखा होम टैब था, फाइल टैब था, होम टैब था, आपका इंसर्ट टैब था, आपका रिव्यू टैब था, मेलिंग टैब था, रेफरेंसेस टैब था, ऐसे कुछ टैब थे। ठीक है, तो वैसे ही एम एस एक्सेल में हमारे कौन कौन से टैब होते हैं, एम एस एक्सेल में कौन कौन से टैब मौजूद होते हैं, तो हम देखेंगे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब, ये टैब होते हैं। वही सवाल आएगा दोबारा से, है ना, वही सवाल आएगा दोबारा से कि फॉर्मूला और डेटा टैब को ग्रीन क्यों किया है, क्योंकि ये वे टैब हैं जो सिर्फ और सिर्फ एम एस एक्सेल में ही पाए जाते हैं, अन्य एप्लीकेशंस में नहीं। ठीक है, अन्य एप्लीकेशंस में नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तो याद रखना, जो फॉर्मूला टैब है और जो डेटा टैब है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में पाए जाएंगे, जबकि एम एस वर्ड में मेलिंग टैब और रेफरेंसेस टैब ऐसे थे जो कि हमारे सिर्फ एम एस वर्ड में थे, एक्सेल में नहीं थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा टैब हमारे एम एस एक्सेल में मौजूद नहीं होता, तो यहां पर फिर इनके अलावा जो भी आ जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो ओके। अब कौन कौन से टैब होते हैं, तो फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। इनकी शॉर्टकट की क्या है? इनकी शॉर्टकट कीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखना, याद रखना आप यहां पर क्या होगा, हम देखेंगे यहां पर फाइल, क्या है जी? फाइल। फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एफ। क्या होती है? ऑल्ट प्लस एफ होती है। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको ऑलरेडी याद होंगी, है ना, इनमें से काफी सारी आपको पहले से ही याद होंगी। तो होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, ऑल्ट एच होगी। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, ऑल्ट एन होगी। लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, ऑल्ट पी होगी। ये सभी हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन ऑल्ट एम शॉर्टकट की एम एस एक्सेल में फॉर्मूला के लिए है, जबकि यही ऑल्ट एम शॉर्टकट की, यही ऑल्ट एम शॉर्टकट की एम एस वर्ड में, यही ऑल्ट प्लस एम शॉर्टकट की एम एस वर्ड में हमारी किस लिए थी, मेलिंग के लिए थी। किसके लिए? मेलिंग। ठीक है, ऑल्ट प्लस ए शॉर्टकट की डेटा टैब के लिए होती है एक्सेल में, ऑल्ट प्लस आर रिव्यू के लिए होती है, और ऑल्ट प्लस डब्ल्यू होती है व्यू मेन्यू के लिए। किसके लिए? ऑल्ट प्लस डब्ल्यू जो होती है आपकी, वो होती है व्यू मेन्यू के लिए। तो बताओ मुझे, ये जितनी भी मैंने आपको बताई, ये आपको याद हुई या नहीं हुई? कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की किस लिए होती है, शो एंड हाइड रिबन बार, यानी कि ये जो पूरी पट्टी होती है, इसे आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F1 दबा करके हाइड कर सकते हैं और दोबारा कंट्रोल F1 दबाकर ला सकते हैं। ठीक है, तो बताओ मुझे यहां तक की बात क्लियर हुई। अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली मैं आपको दे दूं कुछ, मैं आपसे पूछूं, बताओ ऑल्ट प्लस पी किस टैब की शॉर्टकट की है, ऑल्ट प्लस एन किस टैब की शॉर्टकट की है, ऑल्ट प्लस आर किस टैब की शॉर्टकट की है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू किस टैब की शॉर्टकट की है, ऑल्ट प्लस एम किस टैब की शॉर्टकट की है इन एक्सेल। एक्सेल में ऑल्ट प्लस एम किस लिए है, बताओ, बताएंगे अब? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ऑल्ट प्लस पी किस लिए होती है, लेआउट टैब के लिए। किस लिए? लेआउट टैब के लिए।
ऑल्ट प्लस एन किस लिए होती है? इंसर्ट के लिए। किसके लिए? इंसर्ट टैब के लिए। ऑल्ट प्लस आर किस लिए होती है? रिव्यू टैब। ऑल्ट प्लस आर होती है रिव्यू टैब के लिए। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू किस लिए होती है? व्यू टैब के लिए। किसके लिए? व्यू टैब के लिए। और ऑल्ट प्लस एम एक्सेल में किस लिए होती है? तो ये होती है फॉर्मूला के लिए। किस लिए होती है? फॉर्मूला के लिए। बस इतनी बात याद करनी थी। बात याद हुई या नहीं हुई बताएंगे? हो गई। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले होम बटन, सबसे पहले फाइल बटन, जिसे हम ऑफिस बटन के नाम से भी जानते हैं, है ना। फाइल बटन या ऑफिस बटन जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। टेम्पलेट यानी कि कुछ पहले से ही ऐसे फॉर्मेट मौजूद होते हैं जिनमें आप जल्दी से जल्दी काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जब आप फाइल टैब को ओपन करते हो, जब आप फाइल टैब को ओपन करते हो, बताओ फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी? फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है बताओ? तो जब आप फाइल टैब को ओपन करते हो तो एक व्यू आपके सामने खुलता है, कुछ ऐसा, जो अभी खुला हुआ है, जो आपके सामने अभी प्रेजेंट में खुला हुआ है। इस व्यू को क्या कहा जाता है? इसे बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है। याद रखना, इसे बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बैक स्टेज व्यू भी हम यहाँ पर कह देते हैं। अब ये वही है न्यू ओपन, जो चीज़ें हमने एमएस वर्ड में पढ़ी थी वही कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं डीप में आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं जल्दी जल्दी बताता हुआ आपको चलूंगा, क्योंकि हम एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। अब जिन्होंने एमएस वर्ड नहीं पढ़ा वो पहले वर्ड पढ़ लें, तब फिर यहाँ की चीज़ें समझ में आएंगी। होम किस लिए होता है? इसकी सहायता से हम एक ब्लैंक वर्कबुक या अन्य टेम्पलेट ले सकते हैं जो रिसेंटली ओपन फाइल्स होती हैं। नई क्या है? न्यू। न्यू यानी कि एक नई वर्कबुक को फाइल बनाने के लिए। और न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है बताएंगे एक बार जल्दी से? न्यू की, है ना। तो विद इट्स हेल्प वी कैन टेक अ ब्लैंक वर्कबुक और अदर टेम्पलेट एंड द रिसेंटली ओपन फाइल इज शोन। क्लियर है यहां तक? बताएंगे एक बार जल्दी से, चलिएगा। ठीक है, अब नई वर्कबुक क्या है जी? नई वर्कबुक को लेने की शॉर्टकट की क्या है? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस एन है। क्या है जी? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस एन है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ओपन। तो सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल को, जो पहले से ही सेव है, उसके लिए हम क्या करते हैं? तो ओपन करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ होती है। इसके स्थान पर हम कंट्रोल प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आप एमएस वर्ड में पढ़ चुके हो। इन्फो अपनी फाइल की इन्फॉर्मेशन के लिए, सेव अपने किए हुए काम को या बनाई गई फाइल को सुरक्षित रखने के लिए शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस एस। इसके स्थान पर आप शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके स्थान पर आप शिफ्ट प्लस F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेव एज, एक ही फाइल को अलग अलग नाम से अलग अलग स्थान पर अलग अलग टाइप में सेव करने के लिए, या अगर कोई फाइल एक ही बार सेव नहीं हुई है तो वहां से सिर्फ सेव करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो F12 इसकी शॉर्टकट की होती है। क्लियर है? चलिए, प्रिंट क्या है? किए हुए काम को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है इसकी? कंट्रोल प्लस पी, तो बच्चा बच्चा जानता है। एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू क्या है जी? तो प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए कि प्रिंट कैसा निकलेगा, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2। इसके स्थान पर आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, शेयर फाइल को शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट फाइल को PDF वगैरह बनाने के लिए, क्लोज फाइल को बंद करने के लिए, जिसके लिए हम कंट्रोल W का प्रयोग करते हैं। हम ऑल्ट प्लस F4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम ऑल्ट प्लस F4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फाइल टैब था ये हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। क्या हो जाता है? जो हमारा फाइल टैब है ये हो जाता है कंप्लीट। यहाँ तक बात समझ में आई तो यस कर दो। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है तो एक बार यस करेंगे, और फिर हम जानेंगे कि इस फाइल टैब के अंदर एक प्रिंट का ऑप्शन होता है, जैसे एमएस वर्ड में भी था। तो उस प्रिंट के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी कितनी कॉपी प्रिंट होंगी एक बार में। तो उन सब चीज़ों को ऐसा ही एक ऑप्शन किस में होता है? एक्सेल में भी होता है। तो अब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, और इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलो, ये सभी चीजें पुरानी थी, आप पढ़ चुके हो। अच्छा, प्रिंट की अगर हम बात करते हैं तो हम जैसे ही यहां पर इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा व्यू खुलकर आएगा। हम जैसे ही इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का व्यू खुल करके आ जाता है। ठीक है जी भैया, आ जाता है, ओके। लेकिन प्रिंट का मतलब क्या है? प्रिंट की कमांड दे देना। कॉपीज का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट एक कॉपी प्रिंट होती है। प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर आप सिलेक्ट करना चाहते हो। कलेक्टेड, अगर आप किसी चीज की 3-3 कॉपी निकालना चाहते हो तो आपका 1 2 3 1 2 3 सेट बाई सेट निकलेगा। और अनकलेक्टेड का मतलब होता है कि पहले 1 1 1 निकलेगा, फिर 2 2 2 प्रिंट निकलेगा, फिर 3 3 3 निकलेगा। इसे आपको खुद सेट करना पड़ेगा, तो ये आप जानते हो। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, पेपर का साइज, मार्जिन, ये सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं। ये सारे फंक्शन हमें कहाँ मिलते हैं? इसमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन होता है हमारा सेटिंग के अंदर। तो अगर आपको पूरी जो वर्तमान में सीट सिलेक्ट है, अगर वो पूरी सीट प्रिंट करनी है तो आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एक्टिव सीट। ओनली प्रिंट एक्टिव सीट के लिए प्रिंट एंटायर वर्कबुक, पूरी वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट है सबको प्रिंट करने के लिए प्रिंट सिलेक्शन, जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उतना एरिया ही प्रिंट होगा। तो इनके शब्दों में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। प्रिंट सिलेक्शन मतलब एक वर्कशीट में भी आपने जितना हिस्सा सिलेक्ट करा है बस वो प्रिंट होगा। प्रिंट वर्कबुक, एंटायर वर्कबुक 10 वर्कशीट होंगी तो 10 की 10 वर्कशीट प्रिंट हो जाएंगी। और प्रिंट वर्क एक्टिव सीट, तो जो एक्टिव सीट आप जिस पर मौजूद हो सिर्फ वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो आप देखो जो बात मैंने बताई वही बात लिखी भी हुई है यहाँ पर कि प्रिंट एक्टिव सीट वर्तमान में सिलेक्ट वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट हैं सबको प्रिंट करने के लिए, प्रिंट सिलेक्शन, किसी भी वर्कशीट में सिर्फ सिलेक्ट किए हुए पोर्शन को प्रिंट करने के लिए। इसके बाद एक ऑप्शन होता है स्केलिंग का। कौन सा? इसके बाद हमारा एक ऑप्शन होता है, एक फंक्शन होता है स्केलिंग का। होता क्या है देखो, एमएस एक्सेल में जब हम कुछ टाइप करते हैं तो एमएस एक्सेल में बड़े बड़े डेटा होते हैं, तो वो इतने ज्यादा होते हैं कि अगर हम उन्हें प्रिंट करें तो एक पेज पे आ नहीं पाते, है ना। एक पेज पर वो सब के सब आ नहीं पाते। तो हम क्या कर सकते हैं जी, देखो अगर नो स्केलिंग करोगे तो जो उसका एक्चुअल साइज है उसी में प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हो कि एक ही पेज पर सब कुछ आ जाए तो आप करेंगे फिट सीट ऑन वन पेज। यहां पर लिखा हुआ है फिट सीट ऑन वन पेज, यानी कि जो पूरा पेज है कितना भी डेटा है वो सबको सिकोड़ करके एक ही पेज में ला देगा। अगर हम बात करें फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, तो रो तो नीचे अगले पेज पर चली जाएंगी लेकिन जितने भी कॉलम है वो एक ही पेज पर आ जाएंगे, ऐसे सिकुड़ जाएगा। और अगर हम कहें फिट ऑल रो ऑन वन पेज, तो कॉलम शायद अगले पेज पर चले जाए लेकिन रो एक पेज पर आ जाएंगी। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखो जैसे आपने गूगल फॉर्म भरा तो आपके गूगल फॉर्म में यहाँ पर इतना सारा डेटा है। क्या है? आपके गूगल फॉर्म में इतना सारा डेटा है। अब मैं सबको एक साथ तो प्रिंट कर नहीं सकता अपने पेपर पर, इतना बड़ा पेज थोड़ी होता है हमारा। तो हमें अगर मैं इसे अगर नॉर्मली प्रिंट करूंगा तो हो सकता है यहीं तक प्रिंट हो, लेकिन अगर मैं कर दूंगा फिट ऑल कॉलम इन वन पेज तो फिर इसे ऐसा थोड़ा 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 ऐसे आपस में थोड़ा सा ऐसा पतला करके एक ही पेज में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा नो स्केलिंग, यानी कि सीटों को उनके वास्तविक आकार में प्रिंट करने के लिए। फिट सीट ऑन वन पेज यानी कि प्रिंट आउट को सिकोड़े ताकि वह पृष्ठ पर फिट हो जाए। देखो चारों तरफ से सिकोड़ा जा रहा है। अगर एक पेज पर ही पेज को शिफ्ट करना है तो चारों तरफ से सिकोड़ा जाएगा। फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, तो सभी कॉलम को क्या है एक ही पेज में सेट करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं फिट ऑल रो ऑन वन पेज, तो पूरी रो को जितनी भी रो हैं उन्हें एक पेज में लाने के लिए हम यहां पर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो बताएंगे ये प्रिंट वाले सभी फंक्शन आपको समझ में आए या नहीं आए। एक बार कंफर्म करो ये प्रिंट के जितने भी फंक्शन थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गए या नहीं आ गए, बताएं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत कठिन है ही नहीं, उनके शब्दों में ही उनका अर्थ छुपा हुआ है, उनके नाम में ही उनका क्या है, अर्थ छुपा हुआ है। बिल्कुल।
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया फाइल टैब कंप्लीट, है ना। फाइल टैब कंप्लीट हो गया। अब कुछ चीज़ों को हम कल की क्लास में जानेंगे और जो बच रही हैं बाकी आप फाइल टैब, इंसर्ट टैब धीरे धीरे टैब करेंगे, फिर फॉर्मूला करेंगे, फिर शॉर्टकट की करेंगे, और इसी के साथ फिर एक्सेल भी हमें आप आ रहा है यहाँ पर खत्म हो रहा होगा। तो प्लीज़ एक बार कंफर्म करेंगे मुझे यहाँ तक कि सभी बातें क्लियर हैं या नहीं। बिल्कुल। प्रिंट होने से कैसे रोकते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पहले की क्लास में, जब हमने विंडोज एक्सप्लोरर करा था तब। प्रिंट वाले याद कैसे रहेंगे, याद नहीं करने, उनके नाम में ही छुपा हुआ है। फिट ऑल कॉलम इन वन पेज, इसकी हिंदी क्या होगी, जितने भी कॉलम उन्हें एक पेज में फिट करने के लिए, काम खत्म। फिट ऑल रो इन वन पेज, जितनी भी रो है उन्हें एक ही पेज पे लाने के लिए, उनके नाम में ही उनका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, चलो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन एमएस एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।